Today we will discuss about Cramer's rule. But before that, we will discuss about a system of linear equations. Cramer's rule करेंगे, लेकिन उससे पहले सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस देखते हैं कि होता क्या है. सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से क्या मतलब है. सो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. तो वैसे तो सभी को मालूम है कि जहां भी वर्ड लिनियर आएगा, लिनियर मीन्स फर्स्ट डिग्री, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड जितने भी हैं, वो सबके सब फर्स्ट डिग्री में होंगे, यानी कि सिंगल पावर में होंगे. तो यहां पर एक्स वाई और जेड तीनों सिंगल पावर्स में है. एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है और जेड की पावर भी 1 है. So this is a linear equation in x, y and z. अब इसमें वर्ड है सिस्टम. सिस्टम यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगे. अच्छा, क्रैमर्स रूल में जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही अननोन्स हैं. यानी कि क्रैमर्स रूल में एक इस तरह का सिस्टम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होंगे. जैसे कि यहां पर 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस होंगी. So this is a system of linear equations. System of three simultaneous linear equations in 3 unknowns. तो इस तरीके से एक सिस्टम ले लिया. अच्छा, इसमें भी इसके 2 हिस्से हो जाते हैं. एक होता है होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम. क्या मतलब है इसका? Homogeneous system of linear equations. A system of linear equations is said to be homogeneous if d1, d2, d3 are 0. यदि सारे के सारे 0 हो जाएं तो इसको बोला जाएगा homogeneous system of linear equations. तो होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में 0 आ गया. d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी 0 है, सारे के सारे 0. तो इसको बोला जाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस. और यदि इन तीनों में से d1, d2, d3 में से एक भी नॉन जीरो है तब इसको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस.
नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस तो कॉमन वर्ड है, यहाँ पर हर जगह पाया गए। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम से क्या मतलब है? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नॉन होमोजीनियस बोला जाएगा यदि d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो हो। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब सिस्टम को बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस। at least one of d1 d2 d3 is non zero, तो नॉन होमोजेनियस हो गया। अच्छा, एक इसमें टर्म आया कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम से क्या मतलब है? कंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन निकला है। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। यदि सॉल्यूशन निकलेगा तो सिस्टम को बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये मतलब है कंसिस्टेंट सिस्टम। A system of linear equations is said to be consistent if it has either one solution or infinite number of solutions। यानी ऐसा सिस्टम जिसका या तो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, यानी सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। फिर इसका उल्टा इनकंसिस्टेंट, यानी जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो।
inconsistent system. If it has no solution, a system of linear equations is said to be inconsistent if it has no solution. यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, और यदि इसका सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, तब उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट. अब इसके बाद में देखते हैं क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल Cramer's rule. Cramer is the name of a mathematician. Cramer is a Swiss mathematician. क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम है, वास्तव में उनका पूरा नाम है गैब्रियल क्रैमियर. गैब्रियल क्रैमर. तो गैब्रियल क्रैमर एक स्विस मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्रैमर्स रूल. दिस मेथड और दिस रूल इज यूज्ड टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. दिस रूल is used to solve a non-homogeneous system of linear equations. तो क्रैमर्स रूल का यूज नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए करते हैं. लिनियर इक्वेशंस की बात चल रही है तो लिनियर इक्वेशंस बार बार नहीं बोला जाएगा. यदि बोला जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम
तो उसका मतलब है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। अच्छा, यहां पर कई केस हो सकते हैं, जैसे कभी लिया था हमने, एग्जाम्पल लिया था, तो वहां पर 3 इक्वेशन थी और 3 ही अननोन्स थे। 3 इक्वेशन थी और 3 अननोन्स थे, एक्स वाई जेड। यानी कि पहले ये केस लेते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 साइमल्टेनियस एक साथ लिखिए, 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। यानी कि 3 अननोन्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं, जैसे अभी लिया था थोड़ी देर पहले। तो इस तरीके से हमने भी एक सिस्टम ले लिया, 3 इक्वेशन है इसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स d3। अब वर्ड है इसमें नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ये कब होगा, जब ये सारे के सारे जीरो ना हो जाए। d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। At least one of d1 d2 d3 is non-zero। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है, तो यहां पर हम डिटरमिनेंट्स की हेल्प से करते हैं। क्रैमर्स रूल में डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने एक डिटरमिनेंट बना लिया d1 और इस d1 के अंदर कोफिशिएंट्स लिए गए हैं
एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ले लिए गए, A1 B1 C1, फिर है A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, यानी कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे एक डिटरमिनेंट बना लिया और उसको D1 बोल दिया, या कुछ लोग इसको D1 नहीं D, सॉरी, तो इसको हमने D बोल दिया, D, या कुछ लोग इसको डेल्टा भी बोलते हैं, D और डेल्टा एक ही बात है, तो ये D होगा। इसके बाद में नेक्स्ट डिटरमिनेंट होता है D1, D1, D1 कैसे आएगा? D1 के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया जाएगा और फर्स्ट कॉलम के स्थान पर D1 D2 D3 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय D1 D2 D3। तो ये हो गया D1, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया। फिर D2, D2 नाउ सेकेंड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय D1 D2 D3। रिप्लेसमेंट D में से करना है, ये जो D है इसमें से फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया तो D1 बन गया, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस किया D1 D2 D3 से तो D2 बन जाएगा। फिर D2 आ गया, फिर ऐसे D3 आएगा, D3 इस बार कैपिटल D में से, ये वाला कैपिटल D, इसमें से थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर D1 D2 D3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 4 डिटरमिनेंट्स आ गए। अब क्रैमर्स रूल क्या है? This formula is known as Cramer's rule. X हो जाएगा D1 upon D, X equals D1 upon D, Y equals D2 upon D, Z equals D3 upon D। नीचे सब में D आएगा, X equals D1 upon D, Y equals D2 upon D, and Z equals D3 upon D. This formula is known as Cramer's rule. बस, तो इससे सॉल्यूशन आ जाएगा, सबकी वैल्यूज मालूम है।
ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं सभी को एक्सपेंड कर लिया जाएगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, सभी की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दिया जाएगा और उससे इस सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सिस्टम। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसी तरह की सिस्टम की बात चल रही है अभी जो हम कर रहे थे, यानी कि सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। वही वाला केस जो चल रहा था अभी वही कर रहा है। सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, 3 अननोन्स और 3 ही इक्वेशन। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है यहां पर, यानी हम वो कंडीशंस देखेंगे कि किस कंडीशन में वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और किस कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो बल्कि इसको बोले जाए कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। We are discussing about the conditions for consistency. Now it is clear. Conditions for consistency of a system of linear equations. अच्छा, अभी जो हमने ये क्रैमर्स रूल किया है इसमें नीचे डी आया हुआ है, डी से डिवाइड हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब डी नॉन जीरो हो, क्योंकि यदि डी जीरो हो जाएगा तब तो ये सारे के सारे इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। डी की वैल्यू यदि जीरो की तरफ चलेगी, एट जीरो हो गई, तो एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। तो इसके साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डी मस्ट बी नॉन जीरो। तो क्रैमर्स रूल कब काम करेगा, जब डी नॉन जीरो हो। यदि डी नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, तब क्रैमर्स रूल काम नहीं करेगा। तो पहले वाला यही केस है, इफ डी इज नॉन जीरो
if d is non-zero, system is consistent and it has a unique solution given by Cramer's rule. यदि d की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी सॉल्यूशन निकलेगा, और केवल यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो क्रैमर्स रूल से आ जाएगा गिवन बाय यानी ये कब अप्लाई होगा, व्हेन डी इज नॉन जीरो। अब इसका दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस। तो ये क्या चल रहा है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। इफ d इज जीरो, अब d जीरो हो गया, इफ d इज जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉन जीरो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यदि d जीरो हो जाए, d जीरो हो जाए और d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो, एक से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन d1 d2 d3 में से कम यदि एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट होगा। कंडीशन नंबर 3, अब यहां पर सारे के सारे जीरो हो गए, चारों के चारों डिटरमिनेंट जीरो हो गए, तो अब यहां पर सिस्टम में भी कंसिस्टेंट और इट में भी इनकंसिस्टेंट, दोनों बातें हो सकती हैं। सॉल्यूशन निकल भी सकता है उसका, नहीं भी निकल सकता। Then system may be consistent और inconsistent, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अच्छा, यदि कंसिस्टेंट होगा तो उस केस में उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इफ इट इज कंसिस्टेंट,
इफ इट इज कंसिस्टेंट देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यदि कंसिस्टेंट होगा तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और यदि इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 linear equations in 3 unknowns। तो ये बाकी इसका हम आसान केस भी ले सकते हैं। सिस्टम ऑफ 2 linear equations in 2 unknowns, 2 इक्वेशन हो और 2 ही अननोन्स हो, वो इसका इजियर केस हो जाएगा, इसके मुकाबले आसान केस होगा। उसे देखते हैं। System of 2 simultaneous linear equations in 2 unknowns। इस टाइप का 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन्स हैं, एक्स एंड वाई। तो क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व किया जाएगा? वही नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, यहां पर भी ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात चल रही है, तभी तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज तो हो ही नहीं पाएगा। तो वही नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात चल रही है। At least one of C1 and C2 is नॉन जीरो, यानी कि ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। तो अब क्या होगा? अब यहां पर केवल 3 डिटरमिनेंट्स बनेंगे। पहले वाले केस में तो 4 थे, यहां पर केवल 3 ही बनेंगे, D, D1, D2। ये D हो गया, या कुछ लोग डेल्टा भी बोल देते हैं इसको, D या फिर डेल्टा। तो कोफिशिएंट्स ले लिए हैं, A1 B1 A2 B2। अब D1 क्या होगा? D1 तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया जाएगा और फर्स्ट कॉलम के स्थान पर C1 C2 आ जाएगा, जैसे पहले वाले केस में था एग्जैक्टली वही। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके C1 C2 आ जाएगा। ये हो गया D1, फिर D2,
D2। इस बार डी में से करना सारा इसी में से, कैपिटल डी में से। इस बार कैपिटल डी में से सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया जाएगा और उसके स्थान पर C1 C2 आएगा। अब क्रैमर्स रूल क्या हो जाएगा इसके लिए? तो अब ये क्रैमर्स रूल हो गया। वही फॉर्मूला है, z नहीं आया क्योंकि z है ही नहीं इसमें। तो x हो गया d1/d एंड y इक्वल्स d2/d, प्रोवाइडेड d इज नॉन जीरो। वही सेम कंडीशन, क्योंकि d नीचे आया हुआ है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, जिससे कि x और y दोनों की फाइनाइट वैल्यू निकल के आए। प्रोवाइडेड d इज नॉन जीरो। फिर इसके लिए वही आता है कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, तो इस वाले केस में पहले वाली कंडीशन सेम है। इफ d इज नॉन जीरो, if d is non-zero, then the system is consistent and it has a unique solution given by Cramer's rule। पहली कंडीशन वो सेम आएगी, एग्जैक्टली सेम। सेकेंड कंडीशन भी सेम है, इफ d is zero and at least one of d1 d2 is non-zero then the system is inconsistent। यदि d जीरो है और d1 d2 में से कम एक नॉन जीरो है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन। तो सेकंड कंडीशन वही सेम है, इफ d इज जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 इज नॉन जीरो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अब लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पिछले वाले केस में क्या था कि इफ d इक्वल्स d1 इक्वल्स d2 इक्वल्स d3 इक्वल्स जीरो देन द सिस्टम में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन इस वाले केस में वो सिस्टम निश्चित रूप से कंसिस्टेंट होगा। पिछले वाले केस में तो दोनों पॉसिबिलिटीज थी, सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता था और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता था। लेकिन यहां पर तीसरे वाले केस में यानी कि ये देन तीसरा केस बिल्कुल बदल गया यहां पर। इफ ऑल आर जीरो, d इक्वल्स d1 इक्वल्स d2 इक्वल्स जीरो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यहां पर निश्चित रूप से कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस वाले केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रैमर्स रूल।
अब ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं।